नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं बेगूसराय जिले के आयकर अधिकारी रतन झा जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं आयकर संबंधी कुछ जानकारियाँ और साथ ही साथ इस कोविड-19 में राजस्व का क्या स्तर रहा, क्या उसमें गिरावट आई और साथ ही साथ इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी। सर्वप्रथम सर हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, हमारे स्टूडियो की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये मौका दिया, आपसे आपके जरिए बेगूसराय ज़िले से रूबरू होने का मौका दिया, समाज से जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर आज एक आयकर अधिकारी के रूप में ज़िले में आपकी एक पहचान है। मैं चाहूँगा जो आम दर्शक यहाँ से आपको देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। बेगूसराय ज़िले का कार्यभार संभालते हुए लगभग तीसरा साल की गुजर रहा है और जब मैं आया था पहली बार तो अपना कार्यालय भी ढूंढने में मुझे दिक्कत हुई, तो लगा लोगों का टैक्स अवेयरनेस की कितनी कमी है। लेकिन अब कुछ लोग आगे बढ़कर बोलते हैं टैक्स का कंप्लायंस करने के लिए, जब बोलते हैं कि मैं ये जमा करना चाहता हूँ तो लग रहा है कि लोगों में धीरे धीरे टैक्स की अवेयरनेस बढ़ी है। बेगूसराय बिहार राज्य के एक पोटेंशियल ज़िले में है जहाँ राजस्व की अच्छी स्थिति है और यहाँ के लोगों में अर्निंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो उनका टैक्स कंप्लायंस बहुत बेहतर है। जी सर, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने बारे में दर्शकों से। खुद के बारे में खुद ही बतलाना उतनी अच्छा मैं नहीं समझता हूँ। इस स्टूडियो में एक परिचय के रूप में मैं यही दूंगा कि मैं बेगूसराय की माटी में पैदा हुआ एक बेगूसराय का बेटा हूँ और जीवन के अनेक अनुभवों को समेटते हुए आज इस जगह पर हूँ। आज मैं लगभग 6 जिले का कार्यभार में देखता हूँ बेगूसराय सहित। आयकर अधिकारी के रूप में मेरी पहचान है, लेकिन उन सब से अलग मैं चाहता हूं कि मेरी पहचान रतन झा के रूप में हो, बेगूसराय जिले के एक बेटे के रूप में। जी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बड़ी बात कही कि एक अधिकारी के रूप में नहीं, आप जिले के बेटे के रूप में जाने जाए, यही आपकी ख्वाहिश है। सर हम चाहेंगे कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों से साझा करें। मेरे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, अब वो नहीं हैं, उनके गुजरे हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। हम लोग 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, सब कोई अपने अपने पारिवारिक जीवन में सेटल्ड हैं। मेरे बड़े भाई भी डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और मैं छोटा भाई हूँ घर में। लगभग घर परिवार में सबसे छोटे होने की वजह से मुझे ढेर सारा लाड़ प्यार मिला और घर में लोग मुझे मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। जी बहुत बहुत आभार सर आपका। सर विद्यार्थी जीवन से लेकर आयकर अधिकारी बनने तक की पढ़ाई के सफ़र के बारे में, चूँकि एक बड़ा मैसेज जाएगा समाज को, जो युवा आपको यहाँ से देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस सफ़र के बारे में आप दर्शकों से अपने विचार साझा करें। सच कहिए तो जिस मुद्दे को आपने अभी लाया मेरे सामने, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मैं कब से चाह रहा था कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले। मैं फेसबुक पर भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, लोगों को कुछ मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। मैं बेगूसराय ज़िले के नवयुवकों को जब देखता हूँ कि बिना किसी पर्पस के सड़क पर इधर उधर घूमते हुए, मुंह में गुटखा चबाते हुए, जहाँ तहाँ थूकते हुए, तो बहुत दुख होता है। ये जो जवानी होता है ना, ये बहुत ही लाइफ का गोल्डन पीरियड है। और युवाओं को मैं साइंस के शब्दों में अगर कहूँ, मैं साइंस का छात्र रहा हूँ, तो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की तरह होता है जिसका कोई आवेश नहीं होता है, ना प्लस ना माइनस। लेकिन उसी न्यूट्रॉन पे जब बम्बार्डिंग किया जाता है तो एटम बम बनता है। कहने का मतलब हमारा यूथ है, यूथ पावर, वह बिना एनर्जी का एक ऐसा न्यूट्रॉन है जिसको अगर प्रॉपरली गाइड किया जाए तो एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह उसकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। और पूरे विश्व में जो हमारा डेमोग्राफिक है इंडिया का, पूरे विश्व में सबसे यूथ कंट्री हमारा इंडिया है और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स के रूप में बहुत बड़ा पावर है, बस उसको जरूरत है चैनलाइज करने की। जी बहुत बहुत आभार सर। सर अब मैं चाहूँगा अपनी पढ़ाई आपने शुरुआती दौर में, चूँकि आयकर अधिकारी बनना था, ये मन में शुरू से ही रहा हुआ या कुछ और भी मन में ख्वाहिशें थी, तो मैं चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई शुरू से लेकर अधिकारी तक बनने का जो सफ़र रहा उसके बारे में दर्शकों से बताएं। मैं आपके जरिए एक संदेश देना चाहता हूँ ऐसे पेरेंट्स को जो आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों में नामांकन दाखिला के लिए बहुत परेशान रहते हैं, भटकते भी हैं और बहुत लोगों की चिरौड़ी भी करते हैं। मेरी प्राथमिक पढ़ाई बरौनी के निपनिया ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय पे और वही
स्टील या एल्युमिनियम का बक्सा होता था, बोरा बिछाकर मैंने प्राथमिक पढ़ाई की थी। और उसके बाद हायर एजुकेशन मेरा दूसरे ज़िलों में लगातार होता रहा। फिर बरौनी बेगूसराय आने का मौका भी नहीं मिला और शिक्षा का सिलसिला ऐसा चलता रहा कि मैं जूलॉजी में भागलपुर यूनिवर्सिटी में बॉयज़ टॉपर रहा पूरी यूनिवर्सिटी का। फिर मैंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड किया और अभी भी मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूं और उसका एग्ज़ाम दिया है। मैं सीए में फाइनल करने का प्रयास कर रहा हूं। यानी आपको उस अध्ययन से काफ़ी रुचि रही होगी। मुझे लगता है कि लर्निंग इज़ ए लाइफ टाइम प्रोसेस और जब भी मौका मिले तो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जी, जी। आज आपके यहाँ मैं आया हूँ, ये भी मुझे एक नया अनुभव और नया सीख देगा। तो जब हम इस तरह के ऑब्जर्वेटरी विजन रखते हैं, कुछ नया सीखने चाहेंगे, तो आपके एकेडमिक जैसे खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। जी, जी, बहुत-बहुत आभार सर आपका, बहुत-बहुत स्वागत है। सर आप अपने जीवन संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। बेगूसराय की धरती और दिनकर का जिक्र ना हो तो बहुत आश्चर्य होगा। हाँ, तो जब मैं भागलपुर में पढ़ता था तो सिमरिया पुल पे जब ट्रेन गुजरती थी तो एक बोर्ड दिखता था, बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय आपका हार्दिक स्वागत करता है। सिर्फ वो निर्जीव बोर्ड को देखने में मुझे जो आनंद मिलता था, शायद बुर्ज खलीफा देखने में भी वो आनंद ना आया मुझे। तो दिनकर की एक पंक्ति है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मतलब इंसान के रास्ते में ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है जो इंसानों को आगे बढ़ने से रोक दे। ईश्वर ने मुझे फिजिकली चैलेंज बनाया और मैं उस दिन से ही समझता हूँ कि आई हैव बोर्न टू एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं आपसे भरे मन से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके इस पाँव में जो प्रॉब्लम है ये शुरू से ही है? लगभग मैं साल भर का था तब मुझे पोलियो का अटैक हुआ था। उस समय जो डॉक्टर थे बरौनी बेगूसराय के, और शुरुआती लक्षणों में मुझे पोलियो समझ ही नहीं पाए। कुछ दिन बाद पता चला पोलियो, और लगभग शरीर पूरा 99% पोलियो था। वहाँ से आज मैं इस जगह पे हूँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, खुद अपनी स्कूटी चलाता हूँ, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ। तो बहुत बड़ा बदलाव आया और मैं इस बदलाव का सारा क्रेडिट अपनी माँ पद्मा देवी को देता हूँ। मैं सबको कहता हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को एक बार जन्म देती है। मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी माँ 2 बार जन्म दी है। जी। थैंक यू सर। आज आप संपूर्ण समाज के लिए एक मिसाल है, एक नज़ीर है सर, जो खुद को कमज़ोर आंक कर, यूँ कहें कि अपने आप को कहीं ना कहीं कमतर आंक कर समाज से दूर होते चले जाते हैं, लोगों पर निर्भर होते चले जाते हैं। उन लोगों के लिए आज आपने एक मिसाल पेश की है कि आज आप आत्मनिर्भर हैं और एक अधिकारी के रूप में हमारे ज़िले में आपकी एक पहचान है। तो हमारे संपूर्ण समाज के लोग जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आज भले आप दिव्यांग हैं लेकिन पूर्णतः आप दक्ष हैं और पूर्णतः आत्मनिर्भर और हम सबों के लिए रोल मॉडल है। हमारा आपका सैल्यूट सर। सर मैं चाहूँगा कि टैक्स के क्षेत्र में, चूँकि आप टैक्स अधिकारी हैं, तो टैक्स के क्षेत्र में हो रहे बदलाव के बारे में आप दर्शकों से अपने विचार साझा करें। जैसा कि मैंने बताया कि बेगूसराय ज़िले का कार्यभार संभाले हुए मेरा 3रा साल जा रहा है और इन 3 सालों में मुझे बेगूसराय ज़िले के अलावा और भी अन्य 6 नज़दीकी ज़िलों का कार्यभार मुझे मिला। पिछले कोविड पीरियड के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हालांकि विभाग की नीति के बारे में बोलने के लिए मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूं, लेकिन एक आम जन के जागरूक करने के उद्देश्य से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है और हम आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की भूमिका में है। अब टैक्स पेयर हमारे जो राष्ट्र के निर्माता हैं उनको कम से कम असुविधा हो, इसलिए हमारे सारा काम लगभग डिजिटाइजेशन पे है। आप ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं, आपको कार्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे इवन आपकी केस अगर स्क्रूटनी में आती है तो वो भी अब आपका फेसलेस स्क्रूटनी हो गया है। तो यह जो बदलाव आया है विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, लोगों के बीच के जो मीडिएटर हैं, ब्रोकर हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट डिजिटाइजेशन की बेहतरीन नज़ीर पेश कर रही है। और मुझे गर्व है
मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप किसी 5 सरकारी विभागों का भ्रमण कर लीजिए और एक हमारे आयकर कार्यालय का भी भ्रमण कीजिए। आपको सभी कार्यालय से बेहतर सुविधा, बेहतर फीडबैक आपको हमारे कार्यालय मिलेंगे। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी सब आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरे कार्यालय में मैं एज ए सिटीजन भी मैं जब जाता हूँ तो थोड़ी सी कमी नज़र आती है, जिस मामले में हमारे विभाग को आप बेहतर मान सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं चाहूँगा कि कोविड जो कि वैश्विक महामारी जिसका दंश पूरा विश्व झेला, हम भी या हमारा देश, हमारा समाज भी इससे अछूता नहीं रहा, तो कोविड पीरियड में राजस्व की स्थिति के संदर्भ में आप अपने विचार साझा करें। कोविड पीरियड के दौरान बहुत सारे हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़े से बदलाव आए, कमियां आई, गिरावट भी आया। हाँ गिरावट आई। सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए, टैक्स छूट भी दिए, जिसमें टीडीएस के रेट में कमी लाई गई 0.25% की, तो राजस्व में कमी आई नो डाउट। लेकिन अगर आप मार्केट की ओर देखें, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फाइनेंशियल मार्केट हो, तो अन्य देशों की तुलना में वैश्विक स्तर पर हमारी ये अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। और हमारे राजस्व में सरकारी आंकड़ों के तहत 15 दिसंबर का जो एडवांस टैक्स का कलेक्शन था, पिछले सालों के कलेक्शन से बहुत ज़्यादा हुआ था। शुरुआती 2 क्वार्टर में हमारे एडवांस टैक्स का कलेक्शन कम हुआ था, लेकिन दिसंबर में ज़बरदस्त उछाल आई थी। तो मुझे लगता है कि मार्च आते आते हम अपने जो रेवेन्यू टारगेट है उसके आसपास होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक आयकर अधिकारी के रूप में, चूंकि कर चोरी बहुत बड़ी समस्या है सर, हम देश को धोखा देते हैं, अपने राष्ट्र से कहीं कहीं वफादारी हमारी नहीं होती, तो एक आयकर अधिकारी के रूप में करदाता जो सक्षम है कर देने में, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। खासकर बेगूसराय जिलों में जो मैंने नोटिस किया, लोग व्यापार करते हैं, एक ग्राहक के रूप में हम सामान भी खरीदते हैं, लेकिन पक्के बिल का कंसेप्ट बहुत कम है। जी जी मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है इस तरह का देखता हूँ। तो एज ए सिटीजन, एज ए कंज्यूमर, एज ए बिजनेसमैन, हम लोग सब कोई अपनी भूमिका का निर्वाह करें कि पक्के बिल का काम करें। सामान खरीदते हैं उसका बिल जरूर लें। जहाँ तक टैक्स कंप्लायंस की, कर चोरी की बात है, एज ए टैक्स ऑफिसर मैं मानता हूँ कि हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, किसी तरह की चोरी नहीं करते हैं। और विभाग इस अपने धारणा पे अड़ी है, और आपके द्वारा जो टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है लगभग 100% उसको हम सही मानते हुए उसका प्रोसेस करते हैं। पूरे देश में जो रिटर्न फाइल होता है उसका मुश्किल से 1% जो है सो सिर्फ स्क्रूटनी में जा रहा है। 99% तो रिटर्न तो आपका जैसे आता है वैसे प्रोसेस कर दिया जाता है। जहाँ तक कर चोरी की बात है, कल ही अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक लिंक जारी किया है, ई फाइलिंग पोर्टल पे आप जाए और वहाँ आप जिसके बारे में जानते हैं आप पूरे दस्तावेज के साथ कर चोरी की शिकायत करें। आपकी शिकायत पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी, आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी, और उस शिकायत पर अगर कोई राजस्व की प्राप्ति होती है तो आपको 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का इनाम भी विभाग देगी। और मैंने कल ही फेसबुक पर लाइटर मोड में शेयर किया था कि अब करोड़पति बनने के लिए केबीसी एकमात्र जरिया नहीं है, हमारा आयकर विभाग भी आपको करोड़पति बनने का मौका दे रही है। आप अच्छे टैक्स चोरी की घटना को हमें हमारे सामने, जो देश के साथ कहीं ना कहीं वफादारी नहीं निभा रहे हैं, जो देश के साथ कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हैं। बेगूसराय जिले के रोचक चीज़ मैं बताऊं, पूरे भारत में 1 साल का आंकड़ा था ये, पूरे भारत में सर्वाधिक एसयूवी खरीदने का रिकॉर्ड बेगूसराय जिले ने बनाया था। यहाँ लोगों को जमीन और एसयूवी से बहुत लगाव है। मैंने भी देखा है, जमीन बेचने और खरीदने में जो टैक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी लोगों की कमी है या अवहेलना कर रहे हैं नहीं कह सकता मैं, लेकिन लोगों को इस मामले में ध्यान देना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी एसयूवी खरीद रहे हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो अब विभाग आपके इस इन्फॉर्मेशन को विभाग के पास है और हो सकता है निकट भविष्य में कुछ कार्रवाई भी हो। तो आप ईमानदारी से जो कमाते हैं उसका एक नियत हिस्सा राष्ट्र का है, उसे आप राष्ट्र निर्माण में क्या लगाएं
और ईमानदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करें। सनातन धर्म में भी धन का सर्वोत्तम उपयोग दान कहा गया है। धन आप जो आयकर देते हैं वह आप पर भार नहीं है, यह आपके लिए ही है। आपके द्वारा दिए गए आयकर से ही आपके जिले का, आपके राष्ट्र का, आपके राज्य में आज बेगूसराय में जो 6 लेन सड़कें बन रही है वो कहाँ से बन रही है? आप ही के द्वारा दिए गए टैक्स के कारण बन रही है। अगर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा तो जाहिर है हम प्लान्ड वे में खर्च नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से सबको चाहिए, जो भी करदाता है, मैं केवी स्टूडियो की ओर से उनसे अपील करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि देश समाज के निर्माण के लिए आपके ये कर, चूँकि आपका अधिकार जैसे है उस तरह से आपका ये कर्तव्य भी है, आप इस कर्तव्य का निर्वहन करें और कर सही समय पर देते रहें। सर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप जाने जाते हैं, आपके काफ़ी क्रियाकलाप में, सामाजिक गतिविधि में काफ़ी रुचि रही है आपकी। उसमें सबसे खास है महामना की रसोई, जो कि काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी जाना जा रहा है। इसके संदर्भ में चाहेंगे कि आप अपने विचार दर्शकों से साझा करें। कोविड पीरियड जो है वैश्विक महामारी के रूप में आया, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया, लेकिन यह एक अवसर के रूप में भी हमें मिला और इसने दिखलाया कि हम भारतवासी कितने विशाल हृदय के हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं और भारत वास्तव में सोने की चिड़िया थी और अभी भी है। मैंने देखा लॉकडाउन पीरियड में लोगों के पलायन के दौरान बहुत सारे लोग जैसे आगे बढ़कर जैसे स्वेच्छा से, कि ना किसी अपील के बिना, किसी के कहे, स्वेच्छा से जैसे लोगों की मदद में आए। उसी कड़ी में बेगूसराय में जो साईं की रस्सी टीम है उसमें भी मुझे कभी जुड़ने का मौका मिला और लगातार मैं सोशल मीडिया पर उनको देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहीं से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे हम लोग पटना में भी शुरू करें। तो हमारे BHU एल्यूमनाई का एक फेसबुक पेज था, उसमें हमारे बहुत सारे मित्र हैं। उसमें मैंने ये आइडिया शेयर किया कि अगर हम लोग 500 रुपये में एक पिज़्ज़ा खाते हैं, महीने में एक पिज़्ज़ा ना खाकर उस 500 रुपये को हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए लगाएं, हम डेली 100 लोगों को भोजन करा सकते हैं। और मेरे इस आइडिया को लोग हाथों हाथ लिए और आप आश्चर्य करेंगे कि सोशल मीडिया में दिए गए मैसेज को 80 अनजान लोगों ने मिलकर एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, महामना की रसोई, जिसमें मैं 80 में किसी एक को नहीं जानता था। और सब लोगों ने मिलकर 25 दिसंबर मदन मोहन मालवीय जी की जयंती थी, उस 25 दिसंबर को हमने दीघा पटना में महामना रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें हम लोग 100 ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं। फिलहाल यह अभी शुरुआती दौर में है, शनिवार एवं रविवार ही मात्र हम रसोई का आयोजन कर पाते हैं। हाँ, सप्ताह के 2 दिन छुट्टी रहता है, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी सुविधा रहता है और मेरे मित्र जो हैं वो वहाँ रहते हैं। लेकिन जल्दी हम लोग प्रतिदिन इसे करेंगे और मेरे ये अभी हम लोग सिर्फ BHU एल्यूमनाई के फ्रेंड से मिलकर कर रहे हैं। निकट भविष्य में हम इसको और भी लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत सराहनीय कार्य है आपका। हमारे स्टूडियो की ओर से पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस नेकी की पहल के लिए। सर, आज एक सफल अधिकारी के रूप में आपकी पहचान है, मैं चाहूँगा अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से नई युवा पीढ़ी को बस 3 गोल्डन रूल्स बताना चाहूँगा। अगर आप इस 3 गोल्डन रूल्स पे फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में कभी असफल नहीं रहेंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। मैंने इसे जिया है, आजमाया है, अनुभव किया है। फर्स्ट, प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टाइम गुजर रहा है, जैसे आज 15 तारीख का क्या समय हो रहा होगा अभी पौने 3 बजे। 15 मार्च 2021 का जो 2:45 है, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वर्तमान समय 15 जनवरी है। ये जो वर्तमान समय गुजर रहा है 15 जनवरी 2021 का दोपहर का 3 बजे का समय, यह ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। अब इस प्रेजेंट टाइम में हम जो काम करेंगे, अगर मेरा ये बेहतर प्रेजेंट है तो हमारे अच्छे पास्ट का निर्माण करेगी और इसकी नींव पर हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो वर्तमान समय गुजर रहा है उसको हम अपना सर्वोत्तम दें। प्रेजेंट पर्सन, जैसे भी मैं आपके सामने बैठा हूँ,
आप मेरे लिए प्रेजेंट गोल्डन पर्सन हैं और मैं आपके लिए गोल्डन पर्सन हूँ। मैं आपके प्रति क्या बिहेवियर करता हूँ, आप मेरे प्रति क्या बिहेवियर करते हैं, यही हमारी मेमोरी में जाएगी। यहाँ से उठने के बाद हम दोनों एक दूसरे के प्रति अपने बिहेवियर को याद रखेंगे। बिल्कुल। तो हमारे सामने जो पर्सन है, आप उनके साथ बेस्ट अपना बिहेवियर दें। और थर्ड, वर्क, जो वर्क हमारे सामने में है उस वर्क को हम बेस्ट दें। अगर हम प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट पर्सन और प्रेजेंट वर्क को बेस्ट देते हैं तो दुनिया की कोई चुनौती नहीं है जो आपको असफल बनाएगी, आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। जी, बहुत आभार सर आपका। हर वक्त आप चुनौतियों का सामना करते हैं, उन चुनौतियों से लड़ना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, यही सर का संदेश है। सर, आज आप यहाँ आए, हमारे स्टूडियो में आपने विचार साझा किए, यहाँ आकर सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज मैं पहली बार आपके स्टूडियो में आने का मौका मिला। से बेगूसराय जिला घर होने के नाते से यहाँ की लगभग हर गलियाँ परिचित है, फिर भी यहाँ आने का जो अनुभव एक नवीनता ली हुई था। डॉक्टर रोशन साहब का ये स्टूडियो है, अक्सर सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव दिखते हैं, उसी में आपका वीडियो भी मुझे देखने को मिलता था, तो लगा कि आपके स्टूडियो एक बार आना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त मीडिया होने जा रही है। जी। आज की डेट में बहुत तेज़ी से और बहुत सटीक जगह पर आप किसी सूचना को, किसी कार्य को कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो अगर आपके माध्यम से हम युवा पीढ़ी को या बेगूसराय ज़िले की समस्याओं को या अपने आसपास की घटनाओं को लोगों तक रख सकें तो ये साधारण बात नहीं है। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि केवी स्टूडियो इस मामले में अग्रसर रही है और प्रयासरत रही है। चलिए, बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया, और बेगूसराय ज़िले के सभी लोगों को भी धन्यवाद। मैं आपके किसी काम आ सकूं ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, फेसबुक पर हूँ, व्हाट्सएप पर हूँ। अगर किसी को किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के द्वारा भी, और सिलसिला ये चलता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार सर। शायद जॉन ऑस्टिन की एक नॉवेल है प्राइड एंड प्रीजुडिस, जिसकी प्रथम पंक्ति है देयर इज ए वुमेन बिहाइंड द एवरी सक्सेसफुल मैन। तो जाहिर है मेरी सफलता के पीछे भी बहुत सारे वुमेन का हाथ है। प्रथम मेरी माँ, द्वितीय मेरी पत्नी, कुछ मेरे क्लास फ्रेंड्स और मेरी छोटी बेटियाँ। तो अपने आसपास जो भी मुझे, मेरे परिवार में, मेरे विद्यालय में, महाविद्यालय में जो भी लोग मिले जिनमें मुझे अच्छा ही लगा, उन्हें मैं अनुसरण अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, और उसको देखकर मैं आगे बढ़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, बेगूसराय में आप लगातार 3 साल से यहाँ हैं, आपने यहाँ अनुभव किया है यहाँ क्या दिक्कतें हैं और कैसे उन दिक्कतों से हम छुटकारा पाएँ? बेगूसराय ज़िले के वासी होने के नाते जो सबसे तकलीफ मुझे अनुभव हुआ वो है बेगूसराय का ट्रैफिक मैनेजमेंट। शायद मैंने अभी तक जितने शहरों को देखा है, किसी ज़िले का मेन रोड जैसा बेगूसराय का तंग मेन रोड है वैसा मैंने नहीं देखा। शायद ही मैंने किसी शहर के बीच सड़क पे खड़ी हुई गाड़ी को पार्किंग करते हुए मैंने देखा, जैसा जीडी कॉलेज के पास के जो मीरगंज का एरिया है, वहाँ एक प्रतिष्ठित स्कूल का जैसे बस पब्लिक का गाड़ी पार्किंग किया जाता है, उसे साइड में लगाया नहीं, बाकायदा पार्किंग करके रखते हैं। ये अटपटा मुझे लगता है। और शहर में कचरे का निस्तारण, लोग घर में झाड़ू लगाकर सड़क पे गंदगी फेंकते हैं, ये पता नहीं हम इंसान होकर कैसे कर सकते हैं। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ हिला के बैठता है, और हम अपने घर का कचरा सड़क पर डालते हैं, ये अजीब लगता है मुझे। यहाँ हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। ये हमें कोई नगर निगम या किसी प्रशासनिक इकाई से नहीं हो सकता है, इसके लिए हम खुद कहीं ना कहीं अपना जागरूक होना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को चाहिए, ये शहर हमारा है, इसकी स्वच्छता, इसकी सुंदरता हमारा दायित्व है, इसे हम आबाद बनाएं, इसे हम स्वच्छ बनाएं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारे देश में स्मार्ट सिटी का जब कंसेप्ट आया तो पूरे देश के सभी शहरों का एक स्वच्छता इंडेक्स तैयार किया जा रहा है, जिसे पिछले साल
शायद लगातार 2 साल से इंदौर शहर आया है, पूरे इंडिया में नंबर 1 आया है। स्वच्छ शहर में तो क्या आप नहीं चाहते कि अपना बेगूसराय भी जैसे इंडिया के नंबर टॉप 5 में था, नंबर 1 ना आ पाए तो कम से कम टॉप 5 में था? और इसके लिए जैसे बेगूसराय के बहुत सारे यूथ जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत लोगों का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हमारा बेगूसराय भी इंडिया के स्वच्छ शहरों के टॉप 5 में अवश्य आएगा। बस हमें कुछ सेल्फ डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 विषयों से हायर एजुकेशन किया है, तो मैं चाहूँगा इसके बारे में दर्शकों से साझा करें। मेरा मास्टर 2 विषय में रहा है, एक जूलॉजी जो मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से किया, और दूसरा काशी हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने एजुकेशन में मास्टर डिग्री लिया। मेरा मास्टर का एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन विजुअल इम्पेयरमेंट था, यानी दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में, जिसमें मुझे दृष्टिबाधित छात्रों के पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। और उस दौरान मैंने ब्रेल भी पढ़ा, ब्रेल लिखना सीखा। और मैं बनारस में ही गुरु हनुमान दास स्कूल था, उसमें मैंने दृष्टिबाधित छात्रों को कक्षा 9-10 तक के बच्चों को मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग दी। मैं उस ट्रेनिंग के दौरान देखा कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कक्षा 9 और 10 के बाद की पढ़ाई ही नहीं है, विज्ञान की पढ़ाई खासकर। उन्हें कला की पढ़ाई दी जाती है, कुर्सी बीनने की पढ़ाई दी जाती है, संगीत की पढ़ाई दी जाती है, लेकिन साइंस और मैथ उसकी पढ़ाई नहीं दी जाती थी। थोड़ा सा ये मुझे अजीब लगा। निकट भविष्य में कुछ सुधार हुआ होगा और अभी सुधार जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर विशेषकर जो दिव्यांग जन जिन्हें समाज कमजोर देखता है, यूँ कहे कि एक मनोधारणाएं, नकारात्मक मनोधारणाएं उनको लेकर हैं, लेकिन उनके लिए आप उदाहरण हैं कि अगर व्यक्ति में चाहत हो, कुछ करने का जुनून हो, तो हर परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाती है और वो हर असंभव भी संभव हो जाता है। तो मैं चाहूँगा दिव्यांग जनों को प्रेरित करते हुए अपने विचार साझा करें। देखिए, मैं आपके जरिए एक बताना चाहूँगा, डिसेबिलिटी इज नथिंग बट एन स्पेशल एबिलिटी। उदाहरण के लिए एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो साधारण रोशनी में नहीं देख पा रहा है, लेकिन अंधेरे में भी वह उतनी ही सुगमता से अपना काम कर रहा है जैसे आपकी रोशनी रहने पर होती है। अभी इस स्टूडियो में लाइट कट जाएगी तो हमें दिक्कत होगी, और उस लाइट कटने के बाद हम भी दृष्टिबाधित हो जाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल दृष्टिबाधित हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब डिसेबिलिटी एक स्थिति जन्य कमियां हैं, और उस कमियों को लोग किस बखूबी से उभरते हैं, ये उनकी सफलता और असफलता का कारण बनती है। मैंने जैसा बताया कि बनारस में 9th और 10th के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाया। दिल्ली के नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड में मैंने विजिट किया। वहाँ जब मैं पहली बार देखा कि दृष्टिबाधित छात्र कंप्यूटर पर इतने अच्छे से काम कर रहे थे, उस समय तो मैं खुद कंप्यूटर पर उतने अच्छे से काम नहीं करता था। तो कहने का मतलब, अगर आप एक उचित प्लेटफॉर्म देते हैं, अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो सो कॉल्ड डिसेबल्स औरों जो दिव्यांग हैं वो अन्य सकलांगों पे भारी पड़ेंगे। बेहतर सिर्फ हमारी तरफ से जरूरत है उनको उचित प्लेटफॉर्म देना, उनको उचित अवसर देना, बिल्कुल उनका सम्मान करना और उनको आगे ले जाने में अपनी संवेदना उनके साथ करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया।